हमारा सवाल था एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू लैप्सिंग ऑफ लेगेसीज। ठीक है, ये लैप्सिंग ऑफ लेगेसी क्या होता है इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया। लॉ से सवाल है लैप्सिंग ऑफ लेगेसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए लेगेसी का मतलब क्या होता है। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। ठीक है, वसीयत का मतलब विल, विल का मतलब बिक्वेस्ट, मतलब जो भी बोलो सब एक ही चीजें हैं। मतलब लेगेसी का मतलब विल या वसीयत। ठीक है, तो कुछ वर्ड हैं जो आपको समझ में जरूरी है कि ये समझ लो आप पहले। ठीक है, तो वसीयत का मतलब क्या होता है आपका लेगेसी। इसके बाद है आपका जो लेगेसी है, ये लेगेसी हम जिसको देते हैं, ठीक है, जिसको मिलेगा उसको बोला जाता है लिगेटी। ठीक है, लिगेटी। और जो वसीयत देगा, जो लेगेसी देगा किसी को, वो देने वाला कौन होगा? लिगेटर। ठीक है, इसी को टेस्टेटर भी कहा जाता है। तो ये हो गया लिगेटर। अभी आपको जब हम ये पढ़ने वाले हैं लैप्सिंग ऑफ लेगेसी, तो हम दोनों सेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, सिया लॉ के हिसाब से भी पढ़ेंगे और सुन्नी लॉ के हिसाब से भी पढ़ेंगे कि लेगेसी जब देते हैं किसी को तो वो लैप्स कब होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, जो भी टेस्टेटर है जिसको किसी को लेगेसी देना है या विल करना है, ठीक है, या कुछ बिक्वेस्ट करना है, वसीयत देना है, ठीक है, तो जब वो किसी को कुछ लेगेसी देगा, ठीक है, और उसको लेगेसी दे दिया, ठीक है, उसको लेगेसी दिया और वो बंदा जो है अभी मरा नहीं है, उस बंदे से पहले जिसको उसने लेगेसी दिया था वो मर गया। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर, मैंने किसी को लेगेसी दिया, अपना एक प्रॉपर्टी विल किया, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि मेरे मरने के बाद उसको वो मिलने वाला था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मेरे मरने से पहले ही वो बंदा मर जाता है जिसको मैंने विल करा होता है, तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली फिर मेरे पास आ जाएगा कि क्योंकि मैंने जिसको दिया था वो तो मर गया। ठीक है, मैं तो जिंदा हूं, तो वो प्रॉपर्टी वापस से मेरे पास आ जाता है। तो ये जो सुन्नी लॉ है इसके अंदर यही कहा गया है, जो भी टेस्टेटर अपना लेगेसी जिस लेगेटी को देता है, ठीक है, अगर वो लिगेटर से पहले, ठीक है, मर जाता है तो वो जो लिगेसी होगा वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, और लैप्स होने के बाद वो जिसको जाने वाला था उसको न जाके वो वापिस से लिगेटर के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लैप्सिंग ऑफ लिगेसी। तो ये है सुन्नी लॉ में। सिया लॉ का मानना है कि जब एक बार कोई भी लिगेटर अपना लिगेसी जो है लिगेटी को दे देता है, ठीक है, तो वो लैप्स नहीं होगा भले वो मर जाए। सिया लॉ का मानना है कि अगर लिगेटी मर जाता है, ठीक है, तो उसके लीगल हियर को वो जो है लिगेसी चला जाएगा, वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, अगर टेस्टेटर को लगता है कि सामने वाला मर गया है तो हम उसको रिवोक करें तो वो रिवोक कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो लैप्स नहीं होगा। अगर अगर उसके जो लीगल हियर नहीं है, मान के चले लिगेटी का कोई भी लीगल हियर नहीं था, वो अकेले था और वो मर गया, ठीक है, तो फिर वो जो लीगेसी था वो लैप्स माना जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल था आपका एक्सप्लेन वसीयत एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल, व्हाट आर द लिमिटेशन एज रिगार्ड प्रॉपर्टी एंड पर्सन अंडर मोहम्मदन लॉ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वसीयत क्या है, एक्सप्लेन कीजिए वसीयत को, ठीक है, और डिस्कस कीजिए इसके एसेंशियल के बारे में कि क्या क्या एसेंशियल होता है किसी वसीयत में। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या लिमिटेशंस है, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और पर्सन के रिगार्डिंग अंडर मुस्लिम लॉ में। ठीक है, कि मतलब कब कब आप वसीयत वगैरह नहीं कर सकते या कब कब आप वसीयत कर सकते हो और कितना कर सकते हो। बेसिकली सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वसीयत। वसीयत का मतलब विल, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि वसीयत का मतलब विल होता है जो आप किसी को देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, पहले आपको एक बारीक चीज बता दूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इस वसीयत के केस में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के कितने नियम है। ठीक है, तो देखिए किसी भी प्रॉपर्टी को आप तीन तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब कि आप किसी को सेल करो या परचेज करो। ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन, जब कोई बंदा आपस में एक दूसरे से कोई जमीन का या कोई प्रॉपर्टी का या कोई मूवेबल पर जो भी प्रॉपर्टी है अगर आदान प्रदान करता है, इधर से उधर बेचता खरीदता है, तो उसको बोला जाता है एक्ट ऑफ पार्टीज। दूसरा होता है क्वांटम ऑफ लॉ।
कानूनी नजर से जो भी आपके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा, ठीक है। और तीसरा होता है ऑर्डर बाय कोर्ट, आपके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम ऑफ लॉ, जो हमारा दूसरा ये है मोड। उसके अंदर दो तरीके से आप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक होता है टेस्टामेंट्री तौर पर और दूसरा होता है नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री का मतलब है कि आपने कोई विल बनाया और विल के माध्यम से अपने अपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, बांट दिया। दूसरा होता है जब कोई बंदा विल नहीं बना पाता है, मान के चले विल बनाने से पहले मर गया, तो उसको बोला जाता है नॉन टेस्टामेंट्री। और उसको कैसे बांटा जाता है? बाय सक्सेशन, जो भी उसका लीगल ईयर होगा, जिसको जितना मिलेगा। जैसे 2 बेटा है तो एक एक बेटे को अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। 4 बेटा है तो उसको 4 भाग में बांटा जाएगा। तो बाय सक्सेशन जब हम बांटते हैं तो उसको नॉन टेस्टामेंट्री कहा जाता है। यहाँ पे विल नहीं बना होता है, इसीलिए हम लोग सक्सेशन के हिसाब से बांटते हैं कि भाई जो भी लीगल ईयर है उसको बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। और टेस्टामेंट्री का मतलब है जो विल बना के मरा है तो विल के आधार पर जो है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जैसे बनाया गया है, ठीक है। तो अभी विल जो है, विल के कुछ एसेंशियल हैं, ठीक है। विल का मतलब वसीयत। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा था आपसे कि भाई वसीयत का एसेंशियल क्या है? तो वसीयत का एसेंशियल है कि जो देने वाला है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो देने वाला है, जो भी टेस्टेटर है, उसका कंसेंट फ्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी दबाव में जाके दे रहा हो वो, ठीक है। इसके बाद जो भी टेस्टेटर है, जो भी अपना विल देना चाह रहा है, वो जो है रिटर्न या ओरल में उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, कि मुझे कितना प्रॉपर्टी किस किस को बांटना है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है लीगेटर शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप जिस प्रॉपर्टी को किसी को वसीयत दे रहे हो, वसीयत कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी आपका खुद का होना चाहिए, ये भी एसेंशियल है। आप किसी और के प्रॉपर्टी को विल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी मैं किसी को विल कर रहा हूं वो प्रॉपर्टी मेरे मरने से पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉपर्टी ही नहीं था मेरे पास जिसका मैंने विल बना के मर गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मरने से पहले वो प्रॉपर्टी आपका एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी आप उसका बिल बना सकते हो, ठीक है। लास्ट है इसमें प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। आप किसी भी प्रॉपर्टी का विल नहीं कर सकते, जो विल करने योग्य है वही विल होगा, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल जो प्रॉपर्टी होता है उसी का विल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एसेंशियल। आपके दूसरे सवाल का ये हो गया। तीसरा क्या पूछ रहा था कि भाई इसका लिमिटेशन बताइए, लिमिटेशन क्या है, कौन बंदा कितना प्रॉपर्टी जो है वो कर सकता है, विल कर सकता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ मुस्लिम टू मेक अ विल। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन तो होगा ना। तो मुस्लिम लॉ में बोला गया है कि देखिए, इसको हम 2 भाग में बांटेंगे कि आपके पास लिमिटेशन क्या है। पहला तो ये कि जो दे रहा है, ठीक है, उसके पास कितना पावर है, वो कितना प्रॉपर्टी का बिल बना सकता है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, मुस्लिम लॉ में कोई भी बंदा पूरा प्रॉपर्टी बिल नहीं दे सकता, ये नियम है, ठीक है। तो आप जब पूरा बिल नहीं कर सकते तो आप कितना बिल कर सकते हो? कुछ तो लिमिटेशन होगा। तो सवाल आपसे यही पूछा था कि लिमिटेशन बताइए रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, कि वो बंदा कितना प्रॉपर्टी विल कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, ये है आपका मुस्लिम लॉ के हिसाब से कोई भी बंदा अपने प्रॉपर्टी का 1/3 विल कर सकता है। कितना? 1/3। वो भी 1/3 कब? जब वो 1/3 उसके देखिए 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्टिंग फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड द डेब्ट्स। उस बंदे का जितना कर्जा रहेगा उसको हम उसमें से घटा देंगे, ठीक है। उसके मरने के बाद जो भी फ्यूनरल एक्सपेंसेस हुआ उसको हम घटा देंगे, ठीक है। अब उसके प्रॉपर्टी का जितना भी भाग बचा है उसका हम 1/3 किसी को बिल कर सकते हैं, अगर उसने कोई बिल बना के गया है तो, ठीक है, सबसे पहली बात। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल के जरिए। जैसे मान के चलिए किसी बंदे के पास 20,000 की प्रॉपर्टी थी, 20K, ठीक है, 20,000। उसके मरने के बाद उसको जलाया, जो भी उनको दफनाया गया, तो उनमें खर्चा आया 2,000, ठीक है। उनका पहले से बकाया था किसी के ऊपर डेब्ट 3,000, तो हमने उसको भी दे दिया, तो डेब्ट खत्म कर दिया। कितना बचा? 20,000 उसका टोटल प्रॉपर्टी था, हमने 2,000 घटा दिया 20 में से, तो 18,000 बचा, ठीक है। इसके बाद 3,000 उसका डेब्ट था, ठीक है, तो वो भी हमने घटा दिया, तो टोटल प्रॉपर्टी उसका बचा है अब 15,000, ठीक है, 15K। अब 15,000 में से अब उसको जो विल करना है तो कैसे करेगा? तो हमने फ्यूनरल एक्सपेंस घटा दिया,
डेप्ट घटा दिया तो अब उसका टोटल अमाउंट बचा 15,000। अब 15,000 का 1/3 हम उसका विल कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/3 कितना होगा 15,000 का? 5,000। तो कोई भी मुस्लिम बंदा जिसका जो भी प्रॉपर्टी रहेगा, इस केस में जो मैं बता रहा हूं, इस केस में वो बंदा 5,000 तक का विल कर सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं यार मुझे 10,000 बिल करना है, ठीक है, या 7,000 बिल करना है, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी परिस्थिति में अगर 1/3 से ज्यादा आपको जो है बिल करना है, तो आपके जो भी हियर्स है, लीगल हियर, उसका कंसेंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल रूल है आपका मुस्लिम लॉ में बिल करने के दरमियान। दूसरी बात है लीगेटी के लिए क्या क्या है। आप किसको लीगेटी कर सकते हो? मुझे बिल देना है तो मैं रैंडमली किसी को थोड़ी दे सकता हूं, ठीक है। उसके लिए भी तो कोई पर्सन होना चाहिए ना कि जिसको हम विल कर सकते हैं। तो विल किसको किया जा सकता है? तो जनरली क्या बोला गया है मुस्लिम लॉ के इन जनरल कि आप लीगल हियर को विल नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी लीगल हियर आपका, उसको आप जो है लीगेटी नहीं बना सकते, विल नहीं कर सकते उसको मुस्लिम लॉ के अंदर। अभी इसी में आपको पता है कि मुस्लिम लॉ में 2 सेक्ट हैं। एक सेक्ट है सुन्नी लॉ, एक सेक्ट है शिया लॉ। सुन्नी लॉ का मानना है कि सॉरी, सुन्नी लॉ का मानना है कि अगर कोई भी लीगल हियर है आपका, अगर आपको उसको ही विल करना है तो आपके बाकी के हियर्स को का कंसेंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मुझे मेरे भाई को वो विल करना है, ठीक है, और मेरे 3 भाई और हैं, तो मैं अपने भाई को नॉर्मली विल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं 3 भाई से कंसेंट ले लूं कि मुझे इसको विल करना है तो मैं कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, ठीक है। यहाँ पे फिर हम सिया लॉ के हिसाब से देखेंगे तो सिया लॉ में बोलता है कि सिया लॉ में कोई भी अगर किसी को विल करना है, ठीक है, भले ही अपने हियर को ही करना है, तो उसमें उनको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुन्नी लॉ में है, सुन्नी लॉ में आपको अदर जो रिलेटिव्स है, अदर हियर्स हैं, उसके कंसेंट आपको लगेंगे। लेकिन सिया लॉ का मानना है कि अगर आपको विल करना है तो आप अपने मर्जी से जिसको भी विल करना चाहो कर सकते हो, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं इससे एक स्टेप आगे कि भाई किसी स्ट्रेंजर को विल किया जा सकता है क्या? जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम पहली बार मिले, हम उसको चाहते हैं देना, विल कर सकते हैं क्या? तो देखिए सुन्नी लॉ का मानना है कि किसी भी स्ट्रेंजर को आपको अगर विल करना है तो आप कर सकते हो, आपको किसी को विल किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शिया लॉ का मानना है कि अगर आपको स्ट्रेंजर को जो है नहीं, हाँ, शिया लॉ का भी मानना है कि अगर आपको स्ट्रेंजर को जो है बिल करना है तो आपको किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं। दोनों मानता है इसमें, सॉरी, हाँ, दोनों का मानना है कि अगर स्ट्रेंजर को आपको बिल करना है तो किसी से भी कंसेंट आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको हियर को, लीगल हियर को ही देना है, बिल करना है, तो सुन्नी लॉ मानता है कि आपको अदर हियर्स का जो है कंसेंट लेना पड़ेगा। शिया लॉ का मानना है कि किसी भी परिस्थिति में आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में कि आप कब कब अपना जो है विल रिवोक कर सकते हो। कब कब आप किसी को दिए हो तो आप उसको विल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। तो मुस्लिम लॉ में जनरल रूल है कि आपके पास विल को रिवोक करने का अनलिमिटेड पावर है। मैंने आपको विल करा, मैं चाहूं तो तुरंत मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड पावर दे दिया गया है कि आपको जब भी चाहिए, आपने किसी को विल करा, आपको लगता है कैंसिल करें, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विल जो रिवोक किया जा सकता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक एक्सप्रेसली बोल के, वर्ड के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने मेरा प्रॉपर्टी ए को विल करा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि नहीं यार ए को नहीं देना चाहिए, मुझे बी को देना चाहिए था, मैंने गलती से ए को दे दिया। मैं तुरंत वो विल ए के नाम का काट के बी को दे दूंगा, मैं तुरंत ए का रिवोक कर दूंगा और बी को दे दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने रिटर्न में दे दिया, तो इसको बोलेंगे एक्सप्रेसली हमने उस विल को रिवोक कर दिया ए से और मैंने बी को दे दिया, ठीक है। दूसरा है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड भी होता है रिवोक। जैसे मान के चलिए इम्प्लाइडली जो होता है वो बाय कंडक्ट होता है। वो कैसे होता है? तो देखिए ए को मैंने विल करके कोई प्रॉपर्टी दिया, ठीक है। अब मुझे लगता है यार वो ये ए को दूंगा ना तो ये उस प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो उससे पहले ही मैंने उस प्रॉपर्टी को ठिकाने लगा दिए,
तो मैंने क्या किया, बाय कंडक्ट उसको रिवोक कर दिया, मुझे नहीं देना था इसलिए मैंने उसको हटा दिया वहां से, समझे। तो ये है आपका रिवोकेशन। तो रिवोकेशन में मुस्लिमों के पास अनलिमिटेड पावर है, वो जब चाहे बिल को रिवोक कर सकते हैं, एक्सप्रेसली भी और इम्प्लाइडली भी, ठीक है, मतलब बोल के या लिख के भी, और बाय कंडक्ट प्रॉपर्टी ही बेच दो दूसरे से तो बिल ही नहीं होगा आप, ठीक है, या एक को दिए थे अभी मन कर रहा है उसको नहीं देना तो दूसरे को दे दो, ठीक है, तो आप इस तरीके से रिवोक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑल्टरेशन, रिवोकेशन एंड रिवाइवल ऑफ अ विल, ठीक है। तो पहले हम तीनों चीजें समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑल्टरेशन। किसी भी विल को आपको पता होगा, जब कोई विल बनाया जाता है तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, करेक्शन करा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो रिवोकेशन है, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी विल, ठीक है, जो आपने दिया है, अगर आप चाहो तो उसको रिवोक कर सकते हो, ठीक है। रिवोक का मतलब कैंसल, ऑल्टरेशन का मतलब जो विल आपने बनाए हैं उसी में कुछ चेंजेस करना है आपको, ठीक है। तो ऑल्टरेशन का मतलब चेंजेस इन विल, रिवोकेशन का मतलब रिवोक करना, ठीक है, उसको कैंसल कर देना विल को, ठीक है, तो ये होता है रिवोकेशन। और तीसरा आपका टॉपिक था इसमें रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई विल बनाया था और उसको आपने रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो उसी विल को आपको वापिस से अगर वैलिड करना है तो आपको रिवाइवल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिवाइवल क्या है, रिवाइवल एक प्रोसेस है जो किसी रिवोक्ड विल को वैलिड विल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए, तो सबसे पहले हम रिवोकेशन एंड अल्टरेशन ऑफ विल जो है, ये सेक्शन 62 में बताया गया है आपके सक्सेशन एक्ट में। सबसे पहले आपको ये बात जानना पड़ेगा कि एक जो विल होता है उसको कभी भी ऑल्टर किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो जिसने उसको बनाया है, मेक किया है, ठीक है, मतलब टेस्टेटर के द्वारा, ठीक है। तो टेस्टेटर जो है अपने विल को कभी भी ऑल्टर कर सकता है और रिवोक कर सकता है। कैसे करेगा वो अपने विल को रिवोक या ऑल्टर, तो सबसे पहले है बाय एग्जीक्यूशन ऑफ अ न्यू विल। अगर उसने उस जगह पे नया विल बना दिया तो पहले वाला जो है वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। दूसरा है बाय रिवोकेशन ऑफ द अर्लियर विल, जो पहले विल बनाया गया था अगर आप उसको रिवोक कर दो तो ऑटोमेटिक वो रिवोक हो जाएगा। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू विल, अगर आपने नया विल रजिस्टर कर दिया, ठीक है, तो पहले वाला जो था वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। तो बाय द इंक्लूजन ऑफ अ कोडिसिल, मतलब किसी भी विल में अगर आप कोडिसिल के जरिए ऑल्टर या रिवोक करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। हम समझते हैं रिवाइवल क्या होता है, ठीक है। तो रिवाइवल कब होता है, रिवाइवल जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी भी रिवोक्ड विल को, जिसको हमने कैंसिल कर दिया था, उसको हम वापिस से वैलिड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम किसी भी विल को जो कैंसिल कर दिया गया था, रिवोक्ड कर दिया गया था, उसको वैलिड हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, री एग्जीक्यूशन। अगर अगर आपने कोई विल बनाया था, ठीक है, और अगर उसको जो है कैंसिल कर दिया, आपने रिवोक कर दिया था, अगर उसी विल को आपको वापिस से वैलिड करना है तो आपको वापिस से उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मतलब फिर से उसको वैसे ही बनाइए, सिग्नेचर कर दीजिए और फिर उसको जो है एग्जीक्यूट करा लीजिए। तो ये हो गया आपका वापिस से। तो जो पहले वाला था वो अपने आप जो है कैंसिल होके ये नया वाला वैलिड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है थ्रू कोडिसिल, अगर आप कोडिसिल के जरिए भी किसी भी रिवोक्ड विल को, आपने कोई विल था आपने उसको रिवोक कर दिया, ठीक है, किसी भी कारण से, तो आप उसको कोडिसिल लगा के उसके साथ एडिशन में और उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए। तो जो रिवोक्ड वाला आपका क्लॉज था उसको हटा के वैलिड क्लॉज ऐड कर दीजिए, तो आपका जो है वो रिवोक वाला जो विल होगा वो वापस से रिवाइव हो जाएगा, फिर से जिंदा हो जाएगा, फिर से वो काम में लग जाएगा, ठीक है। तो यही होता है रिवाइवल ऑफ विल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ डावर अंडर द मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो डावर क्या होता है आपसे ये पूछा जा रहा है, और डावर कितने टाइप का होता है आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, डावर जो है, डावर का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो मुस्लिम मैरिज एक्ट के समय, ठीक है, निकाह के समय मुस्लिम मर्द अपनी वाइफ के नाम से कुछ अमाउंट देता है, ठीक है, फिक्स अमाउंट, उसको बोला जाता है डावर या मेहर, ठीक है।
इसको कंसिडरेशन के तौर पर भी देखा जाता है मुस्लिम लॉ में, ठीक है। अब मुस्लिम लॉ के अंदर डावर जो होता है, देखिए एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अंडर द मुस्लिम लॉ, डावर और मेहर इज अ मैंडेटरी गिफ्ट अमाउंट फ्रॉम द हस्बैंड टू द वाइफ एस्टैब्लिश एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये मैंने आपको बताया, शादी के समय पे मुस्लिम हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ के नाम से कुछ अमाउंट फिक्स करता है, ठीक है, कि ये आपके लिए मैंने रखा। वो अमाउंट वाइफ जो है जब चाहे वो क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो इसको डावर या मेहर कहा जाता है। डावर जो होता है, डावर या मेहर, वो जो है बेसिकली 4 तरीके का होता है मेन, ठीक है। पहला होता है स्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर का मतलब होता है दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी एग्रीड अपॉन बाय द बोथ पार्टीज ड्यूरिंग द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब शादी हो रहा होता है तभी ये डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको डावर के तौर पर क्या दिया जाएगा, कौन कितना अमाउंट दिया जाएगा या कौन सी प्रॉपर्टी आपके नाम से करी जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड, क्योंकि वो आपने शादी के टाइम पे ही स्पेसिफाई कर लिया, एग्री कर लिया कि आपको क्या चाहिए करके, ठीक है। स्पेसिफाई के अंदर भी इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्रॉम्प्ट डावर और एक होता है डिफर्ड डावर, ठीक है। प्रॉम्प्ट डावर को मेहर ई मुअज्जल कहा जाता है, ठीक है। पेएबल इमीडिएटली अपॉन डिमांड टाइपिकली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज सेरेमनी। तो ये जो प्रॉम्प्ट डावर होता है वो शादी के तुरंत बाद वाइफ को दे दिया जाता है। द वाइफ हैज द राइट टू रिफ्यूज कोहैबिटेशन अंटिल द प्रॉम्प्ट डावर इज पेड, ठीक है। जो डावर का अमाउंट आपने फिक्स करा था शादी के समय पर, अगर आपने उसको नहीं दिया महिला को, ठीक है, तुरंत उनको जब चाहिए तुरंत दे दो, इमीडिएटली पे कर दीजिए, ठीक है, अगर महिला डिमांड कर रही है तो। अगर आपने उनके डिमांड के आधार पर उनको जो है डावर नहीं दिया तुरंत, ठीक है, जो कि आपने डिसीजन लिया था शादी के समय पर, तो वो महिला आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगी, वो रिफ्यूज कर सकती है, वो उनका अधिकार है, ठीक है। द वाइफ हैज द राइट टू रिफ्यूज कोहैबिटेशन अंटिल द डावर इज पेड, ठीक है, प्रॉम्प्ट डावर इज पेड। तो इसका मतलब है प्रॉम्प्ट डावर आपको शादी के तुरंत बाद जो है महिला के डिमांड के आधार पर आपको देना है। अगर आप नहीं देते हो तो महिला जो है आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर सकती है, ठीक है। इन द केस ऑफ राबिया खातून वर्सेज मुख्तार अहमद, द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट द वाइफ कुड रिफ्यूज कंजुगल राइट अंटिल द प्रॉम्प्ट डावर वाज सेटल्ड, ठीक है। जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राबिया खातून वर्सेज मुख्तार अहमद के केस में कहा था कि जब तक वाइफ को जो है प्रॉम्प्ट डावर नहीं मिलता है, अगर वो मांगती है तो तब तक वो कंजुगल राइट से मना कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। तो कंजुगल राइट में क्या होता है, पति पत्नी के अधिकार क्या होते हैं, पति के साथ सोना, पति का हेल्प करना, खाना बनाना वगैरह वगैरह। तो अगर वो चाहे तो वो रिफ्यूज कर सकती है अगर उसको प्रॉम्प्ट डावर नहीं देता है पति तो। दूसरा है डेफर्ड डावर। डेफर्ड डावर का मतलब है पेएबल अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आइदर बाय डेथ और डाइवोर्स। अगर पति पत्नी में डाइवोर्स हो जाता है या पति का मौत हो जाता है तो ये डेफर्ड डावर क्लेम किया जाता है। तो ये डेफर्ड डावर हमेशा याद रखना शादी के डिसॉल्व होने के बाद मिलता है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड डावर के अंदर ये 2 तरीके का मेन डावर था, एक था प्रॉम्प्ट डावर जो शादी के तुरंत बाद डिमांड किया जा सकता है, और दूसरा था डेफर्ड डावर जो शादी के डिसॉल्व होने के बाद मांगा जा सकता है। दूसरा मेन है प्रॉपर डावर। प्रॉपर डावर का मतलब है एप्लीकेबल व्हेन नो स्पेसिफिक अमाउंट इज एग्रीड अपॉन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। जब शादी हुआ था तो तभी जो है कोई भी ऐसा अमाउंट फिक्स नहीं किया गया था कि आपको दिया जाएगा, लेकिन शादी के टाइम पे बोला गया था कि मैं आपको जो है डावर दूंगा। अब कितना दूंगा क्या दूंगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं हुआ था। तो जब कोई शादी के टाइम पर कोई अमाउंट जो है स्पेसिफाई न किया जाए तो ऐसे डावर को प्रॉपर डावर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कस्टमरी डावर। कस्टमरी डावर का मतलब है दिस टाइप ऑफ डावर इज डिटरमाइंड बाय द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द ब्राइड्स फैमिली और कम्युनिटी। इट्स रिफ्लेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। द अमाउंट में वेरी बेस्ड ऑन रीजनल प्रैक्टिस एंड फैमिली ट्रेडिशन, ठीक है। तो कस्टमरी डावर का मतलब है कि भाई पार्टी अगर अमीर है तो उसको उस हिसाब से डावर देना पड़ेगा, पार्टी अगर गरीब है तो उस हिसाब से दीजिए, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से कितना उनको चाहिए रहता है वो दीजिए, या रीजनल प्रैक्टिस जो भी है उस क्षेत्र का उतना दीजिए। तो कस्टमरी डावर का मतलब है उनके कस्टम में, मतलब उनके रीति रिवाज में जिस हिसाब से डावर लिया जाता होगा उस हिसाब से आपको डावर देना पड़ेगा। तो ये होता है कस्टमरी डावर।
नेक्स्ट है आपका मोटा डाबर, ठीक है, फोर्थ टाइप का है ये। मोटा डाबर जो है एसेंशियल नहीं है, 3 टाइप का ही मेन होता है, लेकिन ये 4 मैंने लिख दिया था तो मैं पढ़ देता हूँ। पर्टेन्स टू टेम्पररी मैरिज, ठीक है, टेम्पररी मैरिज, जब हम मुट्टा मैरिज करते हैं ना, तो मुट्टा मैरिज के दरमियान जो हम डाबर देते हैं, क्योंकि वो शादी टेम्पररी होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसको मुट्टा मैरिज बोलते हैं। तो यहाँ पे डाबर भी जो हम देंगे, तो मुट्टा मैरिज में अगर डाबर देते हैं तो उसको मुट्टा डाबर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ टाइप ऑफ डाबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन विल एंड डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ विल, ठीक है। तो विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब होता है कि आप अपने प्रॉपर्टी का लीगली जो है डिक्लेरेशन कर रहे हो कि मैं अपने प्रॉपर्टी को मेरे अपने इंटेंशन के हिसाब से मैं इसको इस तरीके से डिस्पोज करना चाहता हूं। अब जैसे भी आपको करना है आप विल में जो है लिख सकते हैं, और ये जो है विल आपके डेथ के बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको बोला जाता है विल। विल जो होता है, विल जो बनाया जाता है, जिसने विल बनाया उसको टेस्टेटर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि विल बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है, रूल्स बताइए किसी विल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो क्या क्या है? सबसे पहला इंटेंशन होना चाहिए उस टेस्टर का, ठीक है। दूसरा है नो पार्ट ऑफ द विल शुड बी रिजेक्टेड, कोई भी आपने विल बनाया तो उसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए कि जैसे लिखा हो, आपने विल बनाया कि दोनों बेटे को 1-1 एकड़ जमीन दिया जाएगा, और नीचे में लिख दिया आपने कि 1 एकड़ में 40 धूर उसको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो जो भी आपने विल बनाया है, विल के हिसाब से पूरा एग्जीक्यूट होगा, कुछ भी उसमें आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि इस पार्ट को रिजेक्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद विल बनाने का एक एसेंशियल ये भी है कि जो प्रॉपर्टी है आपका वो खुद का होना चाहिए, किसी और के प्रॉपर्टी को आप विल नहीं कर सकते, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है विल बनाने के लिए आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी टेस्टेटर है उसका जो इंटेंशन है और उसका जो मतलब इरादा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई वो अनडू इन्फ्लुएंस या ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टेस्टेटर है विल बनाते समय जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ये भी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपीटेड वर्ड, अगर विल में कोई भी वर्ड ऐसा है जो डबल बार लिखा गया है तो उसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ठीक है, विल को एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रेफरेंस फॉर टेस्टेसी ओवर इंटेस्टेसी, if a clause in the will is susceptible, ठीक है, to two interpretation, one leading to testacy disposing of property and other is intestacy not disposing of property, the construction that lead to testacy should be preferred, ठीक है। कोई ऐसा विल बनाया गया जिसमें 2 वर्ड हैं, एक ऐसा लग रहा है जिससे में लग रहा है कि ये विल करने की इच्छा जता रहा है, ठीक है, और दूसरे में दूसरा क्लॉज ऐसा है जिसमें लग रहा है कि ये विल नहीं करना चाह रहा है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं करना चाह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इंटरप्रेट क्या करना है कि भाई उसने विल करना चाहता है, ठीक है। नहीं करना चाहता है वाला आप नहीं देखोगे, आप देखोगे कि उसमें जो विल है उसमें जो लिखा गया है जिसको देना चाहता है वो माना जाएगा कि वो देना चाहता है, ठीक है। नहीं देने वाला जो क्लॉज है आप उसको नहीं पढ़ोगे। दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ पोस्टपोनिंग वेस्टिंग ऑफ लेगेसी, the construction that postpone the vesting of a legacy should be avoided unless the will explicitly indicates such intention, ठीक है। this ensure that the legatee's right are not unduly delayed। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ इनकंसिस्टेंट क्लॉज, कोई भी विल बना है अगर उसमें कुछ ऐसे क्लॉज है जो इनकंसिस्ट हो रहा है एक दूसरे वर्ड से, ठीक है, तो उसका भी ध्यान आपको रखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं आपके विल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, डिस्कस वेरियस ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो मैंने आप लोगों को बताया था मैरिज को डिसॉल्व करने के ग्राउंड हर धर्म के लिए मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था आपका, सबसे पहला था अडल्ट्री, फिर है दूसरा कन्वर्जन, फिर है क्रुअल्टी, ठीक है, अनसाउंड माइंड, इसके बाद है आपका लिप्रोसी, वेनरियल डिजीज, ठीक है। इसके बाद है 7 साल से एब्सेंस है, वो बंदा मर गया है, ठीक है, ये माना जाएगा। इसके बाद है विलफुल रिफ्यूजल टू कंज्यूमेट द मैरिज, आपने शादी किया और जानबूझ के आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो, कंज्यूमेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद है आपका डिजर्सन, क्रुअल्टी, ये सारी चीजें जो है कवर की गई हैं आपके डाइवोर्स के ग्राउंड में।
अगला सवाल है आपका, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ विद रेलेवेंट केस लॉस। ठीक है, तो अंडर द मुस्लिम लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस नोन एज नफकाह। ठीक है, मेंटेनेंस को मुस्लिम लॉ में नफकाह कहा गया है। इनकम्पासेस द फाइनेंशियल सपोर्ट दैट अ हस्बैंड इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड टू हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो मैंने ये तो आपको पता ही होगा कि मेंटेनेंस जो होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। ठीक है, किसी तरीके से अगर कोई भी बंदा अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो जिसके ऊपर वो डिपेंड है, ठीक है, वो डिपेंडेंट बंदा उसको जो है मेंटेनेंस देगा, ये उसके लिए मतलब ऑब्लिगेशन है। तो यही है, मुस्लिम लॉ में भी बोला गया है कि अगर कोई भी पत्नी खुद को जो है सरवाइव नहीं कर पा रही है तो पति जो है, ये ऑब्लिगेशन है पति के ऊपर कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी वाइफ को करेगा। बच्चे हैं तो बच्चे को भी करेंगे। तो ये हो गया आपका मुस्लिम लॉ में। ठीक है, इसके बाद है इसमें प्रोविजन बताया गया है, ए मुस्लिम लॉ, ए मुस्लिम हस्बैंड इज लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू हिज वाइफ ड्यूरिंग द मैरिज एंड इन सम केसेस आफ्टर द डाइवोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग मैरिज भी बोला गया है कि आपको नफका देना है। नफका मतलब मेंटेनेंस। तो ड्यूरिंग मैरिज क्या होगा, द हस्बैंड मस्ट प्रोवाइड फॉर हिज वाइफ्स बेसिक नीड इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग एंड सेंटर। तो ये सब मेंटेनेंस के अंदर ही है कवर। और दूसरा है आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, तो आफ्टर द ऑब्लिगेशन एक्सटेंड टू द पीरियड ऑफ इद्दत। ठीक है, डाइवोर्स होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को जब तक उसका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है 3 मंथ का, जिसको इद्दत कहा जाता है, ठीक है, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है तब तक वो पति जो है उसको मेंटेनेंस देगा। तो मुस्लिम लॉ में यही थोड़ा एक गलती है कि मतलब इद्दत पीरियड तक ही आपको दिया जाएगा मेंटेनेंस। उसके बाद आप दूसरी शादी करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो यही मामला जो था साहबानो के केस में गया था आपका सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। सीआरपीसी के तहत जो मेंटेनेंस है वो पहले मुस्लिम लॉ में नहीं दिया जाता था मुस्लिम लोगों को। ये साहबानो का केस जब 1985 में आया तो सुप्रीम कोर्ट में साहबानो ने कहा कि जब सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ सबके लिए है तो मुस्लिम लोगों के लिए भी होना चाहिए। तो क्रिमिनल लॉ में जब सीआरपीसी में लिखा है कि मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए तो उसमें हम लोग भी आ गए, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए सीआरपीसी के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो के केस से सीआरपीसी को जो है मुस्लिम लोगों के लिए भी एप्लीकेबल किया और उन्होंने कहा कि सीआरपीसी जो है जेंडर न्यूट्रल के वो है, रिलीजन न्यूट्रल लॉ है, तो इसमें मुस्लिम महिलाएं भी क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेंटेनेंस का सीआरपीसी के अंदर। और केस लॉ भी मैंने बता दिया आपको, केस लॉ भी पूछा जा रहा था कि रेलेवेंट केस लॉ बताइए, तो साहबानो का केस था 1985 का। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है मेंटेनेंस मुस्लिम महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट के तहत भी मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद सीआरपीसी में तो बता ही दिया था। रिलेवेंट केस लॉ है आपका साहबानो का, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस एसेंशियल कंडीशन फॉर सोलमनाइजेशन मैरिज अंडर द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। ठीक है, तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर क्रिश्चियन लोगों की जो शादी होती है उसके एसेंशियल कंडीशन बताइए, क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहला जरूरी ये है कि जो दोनों पार्टी जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहिए, फेस वो करना चाहिए, प्रोफेस करना चाहिए। ठीक है, शादी के लिए दोनों पार्टी का जो है फ्री और वॉलंटरीली कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा एसेंशियल है। तीसरा है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, लड़की का 18 होना चाहिए और लड़के का 21 होना चाहिए। ये एज अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो वो वैलिड है। इसके बाद है नो एग्जिस्टिंग एक्सपाउस, जो भी शादी हो रही है, ठीक है, जो भी शादी हो रहा है उसमें कोई पहले से बीवी नहीं होना चाहिए या पति नहीं होना चाहिए, तो वो शादी होगा तो वो बराबर होगा। इसके बाद है ऑथराइज्ड पर्सन टू सोलमनाइज मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में जहां शादी होगा वहां पे क्लर्जी मैन का होना जरूरी है। ठीक है, क्लर्जी मैन का मतलब होता है यहाँ पे उन लोगों के धर्म में पंडित। ठीक है, तो उनके सामने अगर शादी होगा तो वो वैलिड होगा। छठा है प्रेजेंस ऑफ विटनेस, विटनेस का होना जरूरी है। सातवां है टाइम एंड प्लेस ऑफ मैरिज, सुबह के 6 बजे से रात के 7 बजे तक इन लोगों में शादी को वैलिड माना जाता है। अगर आपने इस टाइम पे शादी करा है तो वो शादी वैलिड है। ठीक है, इसके बाद है आठवां नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज। तो ये सब जरूरी नहीं है, आपको बेसिकली 7-8 चीजें याद रखना है। पहला कि वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहिए, प्रोफेस करना चाहिए।
कंसेंट जो होगा शादी के लिए वो फ्री और वॉलंटरी होगा। तीसरा, एज बराबर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट एज होना चाहिए। तीसरा है एग्जिस्टिंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। पांचवा है जो शादी करने वाला है वहां पे ऑथोराइज्ड बंदा होना चाहिए, चाहे क्लर्जीमैन हो या मैरिज रजिस्ट्रार के सामने अगर कर रहे हो तो वो रजिस्ट्रार होना चाहिए। छठा है विटनेस का होना जरूरी है। सातवां है टाइम और प्लेस जो उनका होता है 6 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक, आपको इसी दरमियान शादी करना है तो वो वैलिड होगा। और आठवां बोल रहा है कि जिससे भी आप शादी कर रहे हो या जहां भी शादी कर रहे हो, आप इंटेंडेड पर्सन को जो है नोटिस भेजोगे। जैसे क्लर्जीमैन को बुलाना है तो आप उसको नोटिस दे दो, या मिनिस्टर ऑफ रिलीजन होता है उनको नोटिस दे दीजिए कि भाई हम शादी करने वाले हैं, तो आप आके चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, तो यही सब है। इसके बाद 10वां है सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, शादी का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा मैरिज रजिस्ट्रार के तरफ से। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20वां सवाल है आपका, व्हाट आर दी लेगेसीज व्हाट आर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेगेसीज अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट व्हेन अडम्पशन ऑफ लेगेसी टेक प्लेस। ठीक है, तो अडम्पशन ऑफ लेगेसी के बारे में पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि लेगेसी जो है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, 3 तरीके का लेगेसी होता है, एक होता है जनरल लेगेसी, दूसरा होता है स्पेसिफिक लेगेसी और तीसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी। ठीक है, ये 3 तरीके का होता है। जनरल लेगेसी क्या होता है? जनरल लेगेसी बोलता है ए गिफ्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू द टेस्टेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिक्विथिंग 10,000 इज अ जनरल लेगेसी। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा आपको जो है लेगेसी दिया जा रहा है वो जनरल है। ठीक है, उसमें कोई क्वालिटी मनी, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है सर्टेन हो सकता है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो जो है आपका जनरल लेगेसी कहलाता है। जैसे किसी ने किसी को 10,000 का लेगेसी किया अमाउंट का, तो ये क्या है? ये है आपका जनरल लेगेसी। दूसरा है स्पेसिफिक लेगेसी, ए गिफ्ट ऑफ पर्टिकुलर एसेट सच एज ए स्पेसिफिक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी और अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम अ नेम्ड पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर बिक्विथिंग माई डायमंड रिंग इन अ स्पेसिफिक लेगेसी। मेरे पास कोई स्पेसिफिक आइटम है, जैसे डायमंड रिंग है, मैं किसी को लेगेसी कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये स्पेसिफाई है कि यहाँ पे मैं जो है रिंग दे रहा हूँ सामने वाले को, डायमंड रिंग, तो स्पेसिफिक लेगेसी कहलाता है वो। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी। ठीक है, ये जो आपका जनरल लेगेसी है और स्पेसिफिक लेगेसी है, इसमें अंतर क्या है? तो इसमें अंतर ये है कि जनरल लेगेसी में आप कोई मनी अमाउंट कर रहे, कोई अमाउंट ऑफ मनी है या क्वांटिटी ऑफ गुड्स है। ठीक है, ये है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है जनरल लेगेसी में। स्पेसिफिक लेगेसी में प्रॉपर्टी हो सकता है और या कुछ अमाउंट ऐसे हो सकते हैं जो मतलब ड्यू हैं। ठीक है, ऐसे अमाउंट हो सकते हैं स्पेसिफिक लेगेसी में, लेकिन खास करके स्पेसिफिक लेगेसी में प्रॉपर्टी ही कवर किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने डायमंड रिंग दिया, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी। डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी का मतलब होता है ए गिफ्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी और अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स डायरेक्टेड टू बी पेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक फंड और प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल फॉर bequeathing या will of ₹10,000 from my 5% bond इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी। ठीक है, मैंने कोई मतलब विल बनाया या लेगेसी बनाया, ठीक है, उसमें हमने लिख दिया कि मैं सामने वाले को 10,000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो 10,000 मैं किस हिसाब से दे रहा हूँ? तो मेरे बॉन्ड के 5% उसको दे रहा हूँ, वो 10,000 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं अपने लेगेसी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से वो देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी। तो ये 3 तरीके का लेगेसी होता है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अडम्पशन के बारे में। ठीक है, अडम्पशन क्या होता है? तो अडम्पशन के बारे में बताया गया है सेक्शन 154 में सक्सेशन एक्ट में। तो देखिए, अडम्पशन का मतलब होता है कोई भी बंदा अगर कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी को विल करता है, मान के चलिए मैंने सोने का चैन किसी को विल किया लेगेसी के तौर पर, ठीक है, दिया, लेकिन जब मैं मर रहा था, जब वो एग्जीक्यूट होने वाला था, तो वो सोने का चेन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तभी। ठीक है, जिसका मैंने जिक्र किया था विल में। तो अभी क्या होगा? या वो सोने का जो चैन था वो कन्वर्ट कर दिया गया था एक छोटे से रिंग के अंदर। ठीक है, तो
तो जो सामने वाला इंटेंड कर रहा था देने का वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फुलफिल जब नहीं कर सकते हैं किसी बिक्वेथ को, किसी विल को, तो उसको बोला जाता है अडम्पशन। ठीक है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। वो हो सकता है जिस समय आपने विल करा उस समय आपके पास था, बाद में वो आपके पास नहीं रहा, या बाद में उसको जो है आपने कन्वर्ट कर दिया था, तो उस समय पर आपके पास चेन था, उसको आपने रिंग में बदल दिया था। ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो आपका इंटेंशन था देने का विल में, वो आप अगर नहीं दे रहे हो सामने वाले को, ठीक है, तो वो ये माना जाता है कि वो अडम्पशन है। ठीक है, उसको अडम्पशन ऑफ लेगेसी कहा जाता है। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ इसका। इफ ए विल स्टेट्स आई लीव माई डायमंड रिंग टू माई डॉटर, ठीक है, बट द टेस्टेटर सेल्स द रिंग बिफोर द डेथ, द लेगेसी इज एडिम्ड। मतलब जिस इंटेंशन से मैं अपनी बेटी को देना चाहता था वो डायमंड का रिंग, उस समय मेरे डेथ के समय पे वो रिंग जो था वो था ही नहीं, मैंने पहले ही बेच दिया था। ठीक है, तो यहाँ लेगेसी जो होगा मेरा वो एडम्प्ट हो गया, वो जो है लेगेसी एडिम्ड माना जाएगा। ठीक है, यही था आपका जो पूछा गया सवाल था, वो था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? ठीक है, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है एक टूल है, ठीक है, जिससे हम ये इवेल्युएट करते हैं कि जो हमारे देश में डेवलपमेंट स्कीम्स है, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, या जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, बिल्डर वो लोग जो प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है, तो उस सब के बनाने से हमारे इन्वायरमेंट पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसका आकलन करने के लिए हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, वो एक टूल के हिसाब से काम करता है। अगर मान के चलिए ये जो आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे हमें ये आकलन करने में, ये इवैल्यूएट करने में हेल्प मिलता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन से या किसी भी नए प्रोजेक्ट से या किसी भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होने वाला है, उसका आकलन आसानी से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से किया जाता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसका भी आकलन करता है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, उस कंस्ट्रक्शन से, उस प्रोजेक्ट से आम आदमी पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वो इम्पैक्ट चाहे सोशली इम्पैक्ट हो, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट हो या इकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो, वो सारी चीजें आपको आकलन करके कौन बताता है? आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल भी कहा जाता है। ठीक है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेजर्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करने में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है रियो समिट, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, वहां से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को ज्यादा वैल्यू दिया गया, वहां से ये लाइमलाइट में आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तभी ही हमारे भारत में हुआ, ऐसा नहीं है, हमारे भारत में पहले ही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1978 में। ठीक है, ये रियो समिट तो 1992 में हुआ, लेकिन हमारे भारत में जब हुआ था आईईए का जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का भारत में जो इंट्रोडक्शन हुआ, वो हुआ था 1978 में। ठीक है, उसके बाद रियो समिट हुआ 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। इसमें इस जो असेसमेंट का जो है, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको ज्यादा वैल्यू दिया गया। ठीक है, कि ये लार्ज ग्लोबल लेवल पर इसको जो है इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। 1994 में हमारे भारत सरकार ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको ऐड कर दिया। ठीक है, 1994 में ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसका मानना है कि कोई भी डेवलपमेंट आप करते हो ना, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की तरफ से हो या कोई रोड व्हीकल बना रहे हो, ठीक है, या आप कोई नेशनल हाईवे बना रहे हो या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, आप वो प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट से ये देखो कि उससे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है,
अगर उससे नुकसान होगा तो आपको परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। ये सीधा बोलता है कौन? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोविजन है वो, ठीक है। तो इससे क्या होता था, आपको पता होगा, जब हर डेवलपमेंट जो भी होता है वहां पे थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल फॉर, हमें कोई बड़ा सा मॉल बनाना है, ठीक है, तो कहीं का पेड़ पौधा काटेंगे, कहीं पे बालू गिरे, रेती गिराएंगे, फिर वो जो पत्थर होता है वो गिरेगा तो उससे भी प्रदूषण फैलेगा। तो कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो उससे थोड़ा बहुत जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता ही है, ठीक है। तो अगर हर डेवलपमेंट पर आप ऐसे ही बोलोगे कि इससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा, आपको परमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के कुछ प्रोविजन को लाइटली कर दिया, ठीक है। जहां जहां वो बोलता था कि भाई आप जो है ये अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो उससे इन्वायरमेंट वो होता है नुकसान, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन से उसमें परमिशन दे दिया गया। तो जो भी जरूरी चीजें हैं, जरूरी चीजें क्या, डिफेंस का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें एग्जम्प्ट कर दिया गया कि भाई आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो कहानी है इस पे लागू नहीं होगा। कोई हाईवे बन रहा है तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा, नो, ठीक है। कोई ऐसा, जैसे अभी अपना चार धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है, तो उसमें भी उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया नए वाले नोटिफिकेशन से कि भाई इस पे भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का जो है वो कहानी मत सुनाना मुझे, ठीक है। कोई पोर्ट या एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका अगर कोई काम चल रहा है तो उससे भी आप नहीं बोल सकते कि इससे इन्वायरमेंट जो है इम्पैक्ट होगा, नो, आपको परमिशन दिया जाएगा, ठीक है। उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से। इसके बाद टोल प्लाजा का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से हटा दिया गया है कि भाई उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि इससे भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अभी जो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है इसको दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक है सॉरी किधर गया, हाँ, एक है प्लान ए और दूसरा है प्लान बी, ठीक है। प्लान ए और प्लान बी, इसको कैटेगरी ए भी बोला जाता है, कैटेगरी ए, ठीक है, और कैटेगरी बी। कैटेगरी में ए में जो है सेंटर को पावर दिया है कि भाई आप वहां उसके लिए लॉ बना सकते हो रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और जो कैटेगरी बी है उसमें स्टेट को पावर दिया गया है, ठीक है। अब सेंटर में कौन रेगुलेट करेगा, तो सेंटर में रेगुलेट करेगा नेशनल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी, ठीक है। वो जो है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का या कोई भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का या किसी भी प्रोजेक्ट का स्क्रूटिनी करेगा, ठीक है। स्क्रूटिनी का मतलब जांच परख करेगा कि भाई उससे कितना इन्वायरमेंट पर असर पड़ने वाला है। अगर ज्यादा असर पड़ेगा तो वो जो है नेशनल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी उसको परमिशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया कैटेगरी ए में। कैटेगरी बी में जब हम जाएंगे तो ये स्टेट लेवल पर है, तो इसके पास जो है स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी है, ठीक है, जो इसको रेगुलेट करता है। स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो है रेगुलेट करता है स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे स्टेट के पास जो है ना दो कैटेगरी बनाया गया है। प्लान कैटेगरी बी में है ना स्टेट, कैटेगरी बी में स्टेट है, ठीक है। कैटेगरी में ए में सेंटर था, तो कैटेगरी बी को दो भागों में बांटा गया है, B1 और B2, ठीक है। B1 में कहा गया है कि कोई भी ये जो स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी जो है स्क्रूटिनी करेगा, ठीक है, तो वो जो है कि जिस जहां पे भी लगेगा ना वहां पे परमिशन देगा, जहां पे नहीं लगेगा वो परमिशन नहीं देगा, ये उनके ऊपर है। लेकिन प्लान बी में सीधा कर दिया गया है, ठीक है। प्लान बी का 1 और 2 था ना, तो B2 में ऐसा बनाया गया है कि कोई भी जो मैंने अभी बोला ना 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए, कुछ लाइट कर दिया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को, ठीक है। तो एग्जम्प्ट कर दिया गया है B2 में कि किस किस पर स्टेट जो इम्पैक्ट अथॉरिटी जो है स्क्रूटिनी नहीं करेगा, किस किस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहला है डिफेंस प्रोजेक्ट को जो है B2 में रखा गया है कि कोई भी स्टेट अथॉरिटी इसको छू नहीं सकता कि भाई इससे इन्वायरमेंट जो है हार्म होगा, आप इसको रोक दो, नहीं। B2 में है तो उसको आप नहीं रोक सकते।
इसके बाद है कौन सा, हाईवे, नेशनल हाईवे आप बना रहे हो तो उसमें भी आप नहीं रोक सकते, इसको भी B2 में रखा गया है। चार धाम डेवलपमेंट, उसको भी B2 में रखा गया है। एयरपोर्ट है, ठीक है, उसको भी B2 में रखा गया है। और इसके बाद टोल प्लाजा कंस्ट्रक्शन जो है वो B2 में रखा गया है स्टेट के अंदर, ठीक है। इसको जो है स्क्रूटिनी करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्रूटिनी से बाहर है। स्क्रूटिनी आपको करना है तो स्टेट के अंदर ही B1 में जो भी डेवलपमेंट होंगे आप उसका वो करिए, स्क्रूटिनी करिए, जिसको क्लियरेंस देना है दीजिए, जिसको नहीं देना है मत दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा सवाल था आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है। तो देखिए पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का सीधा मानना है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो पानी हो गया, हवा हो गया, समंदर हो गया, जंगल हो गया, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सी, ठीक है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है। ये सब हमें गिफ्ट में गॉड ने दिया है, ठीक है, ये सब हमें नेचर ने हमें गिफ्ट में दिया है। तो ये जो है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए, सब के लिए है, जो गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है। आपने देखा होगा जुहू बीच पर ऐसा है क्या कोई प्रावधान कि किसी अमीर ने जुहू बीच को खरीद लिया, नहीं ना, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उस पर सबका हक है, गरीब भी वहां पे जाके नहाता है, अमीर भी नहाता है। तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का ये मानना है कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चाहे आप कितना भी अमीर हो, ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपना दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये बोलता है आगे कि ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस आते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो जो है गवर्नमेंट इनको जो है प्रोटेक्ट करेगा और वो उनका ट्रस्टी माना जाएगा, ठीक है। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो गार्डियन होना चाहिए ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो होगा उसको गार्डियन माना गया है। गार्डियन का मतलब ट्रस्टी, ठीक है। और वो जो है किसी भी प्राइवेट बेनिफिट के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है, निजी उपयोग उसका नहीं किया जा सकता। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर यूज किया जाना है तो वो किया जा सकता है। ये डॉक्ट्रिन जो है गवर्नमेंट को केयर टेकर मानता है, ठीक है, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और ये बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट रहेगा वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगा और वो आम नागरिक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। व्हाट इज इको मार्क, ठीक है। इको मार्क जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है, ठीक है, जो उन गुड्स के लिए दिया जाता है या उन आप समझ लो उन प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। ऐसे हर प्रोडक्ट के लिए आपको इको मार्क मिलता है। ये कौन देता है इसको, जो है ये गवर्नमेंट जो है ग्रांट करता है। कोई भी बंदा अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो पहले इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता था, अभी वो इन्वायरमेंट को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। मतलब मान के चलिए कोई पहले गाड़ी ऐसा था जो डीजल पे चलता था, धुआं फेंकता था, अभी मैंने कोई ऐसा गाड़ी बनाया जो बिजली पे चलेगा, उससे कोई धुआं नहीं निकलेगा। तो मैंने कौन सा बनाया, मैंने इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया। तो अब जो मेरे बाइक के लिए सर्टिफिकेशन मार्क मिलेगा उसको बोला जाएगा इको मार्क, ठीक है। तो इको मार्क क्यों दिया जाता है कि भाई हर बंदा जो है ऐसा ही गाड़ी बनाए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिले, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जो है बढ़ावा मिले, ठीक है। ये है, बस हो गया।